प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक विशेष चिंता देश हित में आपके साथ साझा करना चाहूँगा। चिंता यह है कि लोकतांत्रिक देश, प्रजातांत्रिक देश यानी भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कुछ लोगों के जो निजी हित हैं, उनकी अपनी निजी जो मंशाएं हैं, उनकी वजह से उसके ऊपर लगातार चोट की जा रही है। ये दुखद है और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आप देखिए, चुनाव जो होते हैं उसको देश का सबसे बड़ा त्यौहार बोला जाता है, सबसे बड़ा पर्व बोला जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और चुनाव को मैनेज कर दिया जाए, अपने तरीके से कराया जाए, साजिश के तहत कराया जाए, तो पर्व का क्या होगा? फिर पर्व की तो धज्जियां उड़ गई हैं। और यही सब कुछ इस सरकार में चल रहा है। जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो देश के प्रति अपने आप ही अपनी जवाबदेही नहीं मानती है। ये मतलब बहुत ही शर्मनाक है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे। उन चुनावों का क्या हाल हुआ था सबको पता। देखिए, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। जो देश में आवाजें उठी हैं सरकार बनाने के प्रति, चुनाव के प्रति, चुनाव में धांधली के प्रति जो आवाजें उठ रही हैं, मानिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी केस लंबित हैं, मैं उन्हीं के आधार पर कह रहा हूं आपको। मैं अपनी तरफ से किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। यानी उसमें खुल के कहा गया है कि हरियाणा के चुनाव में साजिश हुई थी, जो कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, उसको वो रह गई, पिछड़ गई, और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन गई है। सेम ऐसा ही खेल महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी वही खेल हुआ है। अब हरियाणा की सरकार तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि कोई जोखिम होगी वहां पर, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की जोखिम पहले दिन से नजर आ रही है। और लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ करता है उसको ऐसा ही नतीजा मिलता है। वो नतीजा अब लग रहा है, संतोष मलिक जी ने दौरे किए हैं, लोगों से बातचीत की है, पूरा जायजा लिया है, और उसमें यही सामने आया है कि महाराष्ट्र की सरकार, उम्मीद नहीं है, जो 5 साल तो पूरे करने का सवाल ही नहीं है, वो उम्मीद नहीं है कि वो 2-4-6 महीने भी चल पाएगी। ऐसे हालात संतोष मलिक जी ने बताए हैं। मगर वहां क्या है, 3 धड़े हैं। जो सरकार बनी है 3 धड़े, और वो भी आप सबको पता है। वो 3 धड़े पिछले मतलब एक तो 2.5 साल पहले और एक कुछ दिन पहले वो गलत तरीके से, यानी कि दूसरी पार्टियों को तोड़ करके यहां लाए गए थे। तो ये अवसरवादी एक संगठन होता है, अवसरवादी एक मौका होता है, अवसरवादी एक आपका एक गुट होता है। वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। वो जब तक उनकी मनसा, जो उनकी नीयत है वो पूरी होती रहेगी, वो आपके साथ है, नहीं तो वो साथ नहीं रहेंगे। यही कुछ होने वाला है महाराष्ट्र के अभी सरकार का। यानी वहां पर 3 धड़े हैं। पिछले यानी 2.5 साल पहले जो इनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से, उसको 2.5 साल चलने के बाद, 2019 से वो सरकार बनी थी, 2.5 साल चलने के बाद उस सरकार को बीजेपी ने तोड़ दिया। मैं खुल के कह रहा हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बीजेपी ने तोड़ा है। तोड़ के शिवसेना से एक दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग निकाल लिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। सबको पता है ये अवसरवादी संगठन बना था, इनका अवसरवादी एक गठबंधन बना था। अवसरवादी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। और शिंदे के पास छोटा ग्रुप था, जबकि बीजेपी के पास 105 सीटें थी, फिर भी उसको सीएम बनाया। अपने सीएम को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। उसके साथ भी यह था कि कुछ उसके साथ भी खेल किया था इन्होंने। खैर, उसके बाद ये शरद पवार की पार्टी को तोड़ के अजीत पवार को भी साथ में ले आए। उसके साथ भी काफी विधायक आ गए हैं। अब ये तीनों ने इकट्ठा चुनाव लड़ा है, और डे 1 से लग रहा था, यानी इनको आप देखिए, पहली बात तो सरकार बनाने में कितना लंबा टाइम लग गया। इतनी बड़ी मेजोरिटी हासिल की है। हालांकि सब कह रहे हैं वो गलत मेजोरिटी है, वो दागी मेजोरिटी है, सब कह रहे हैं, लेकिन चलिए 1 मिनट उसको मान भी लें। तो इतनी बड़ी मेजोरिटी लेने के बाद आपको सीएम का चेहरा तय करने में इतना लंबा समय लग गया। और अब सरकार का गठन करने में, यानी सीएम ने शपथ ले ली, डिप्टी सीएम ने, दोनों ने ले ली, बाकी मंत्री अभी तक नहीं बन पाए थे। अब इनके संडे को मंत्री बने हैं, यानी 14 तारीख को मंत्रियों ने शपथ ली है। मगर अभी भी खींचतान बिल्कुल लग रही है। मैं पहले भी कह रहा था, संतोष मलिक जी ने पहले भी जायजा लिया था कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जब इतना लंबा समय लग रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई है, और अब वो खुल के नजर आ रही है। बेशक वहां पर मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है, लेकिन नहीं लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकेगी। और जब तक टिकेगी वो इस खतरे में ही रहेगी कि कब गिर जाएगी। तो सरकार
जनता की भलाई के लिए मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे वो, क्योंकि उनको ये कुर्सी बचाने का ही फिक्र रहेगा। कुर्सी कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, किसको पकड़ कर रखें, किसको जाने दें। और ये दोनों गुट ऐसा लग रहा है कि वापस ये इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। इनकी बातचीत भी शुरू हो गई है और दोनों गैर जिम्मेदार। देखिए, मैं एकनाथ शिंदे को गैर जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं, अपनी पार्टी को तोड़ के आगे वो दूसरे की बहकाए में आकर के, तो ये तो गैर जिम्मेदार आदमी होता है। अपने घर को कोई थोड़े तोड़ता है। सेम अजीत पवार भी वही है, शरद पवार के भतीजे हैं। ये अपनी पार्टी को, खुद की पार्टी को तोड़ करके यहां पर आए हैं। तो ये तो दोनों गैर जिम्मेदार। मैं इनको तो खुल के कहूंगा कि मुझे कोई शर्म नहीं है। गैर जिम्मेदार हैं जो अपने घर को तोड़ के आए हैं और अब ये वापस वहां जा सकते हैं। एक तो ये राजनीति का खेल समझ में नहीं आ रहा है, आज यहां कल वहां, जो मर्जी जैसे मर्जी करो, इनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बाकी देश में आम इंसान के लिए हर जगह कानून है, वो नहीं चल सकता जरा सा भी इधर उधर। लेकिन राजनीति में कोई कानून नहीं है। ये लोग राजा बन के बैठ जाते हैं, जैसे मर्जी करें, जो मर्जी करेंगे। ये शर्मनाक है, ये ऐसे चलने वाला नहीं है। और अब ये अवसरवादी जो गठबंधन बना था, अब क्या करेंगे देवेंद्र फडणवीस? अगर ये दोनों चले गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों यहां से छोड़कर चले गए, तो इसके पास कोई चारा नहीं है बीजेपी के पास विपक्ष में बैठने के अलावा। 130 सीटें जीती इसने, चाहे धांधली से जीती, कैसे भी 130, और 145 सरकार के लिए थी, यानी 15 शॉर्ट थी। उसके बावजूद भी अब ये फिर अकेले रह जाएंगे, तो उस धांधली का फायदा क्या हुआ? जो कुछ आपने किया था वो धरा का धरा रह जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा? और ये कभी भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पर कई चीजें इन्वॉल्व हैं। धारावी जैसा प्रोजेक्ट जो अडानी को दे रखा है एनडीए की सरकार ने, उसको किसी भी हालत में विपक्ष वाले वापस लेना चाह रहे हैं। और अगर ये सरकार गिर गई, और ये भी बात साफ है, शिंदे को और अजीत पवार को जिस दिन वो लोग लेना चाहेंगे, मुझे लगता है ये तुरंत आ जाएंगे वहां, और ये खुद भी इच्छुक है वहां जाने के। तो ये फिर क्या रहेगा? ताकि वो अडानी का एजेंडा भी इनका धरा का धरा रह जाएगा। तो खैर, ये अवसरवादी जो गठबंधन बनते हैं, ये देश हित में नहीं है, जनता के नुकसान के लिए है, जनता की भलाई में नहीं है। तो संतोष मलिक जी का यही कहना है कि जनता को हम जागरूक करें, आप सबके सामने ये समस्याएं रखें, और आप अपना चाबुक चलाएं, राजनीति वालों के ऊपर चाबुक चलाएं। इनको खुला नहीं छोड़ना है। खुला छोड़ेंगे तो ये मनमानी करेंगे, फिर आपके काबू के नहीं है। ये तानाशाही पूरे देश में अब 10 साल से केंद्र में भी तानाशाही चल रही है। हमें इनके ऊपर चाबुक चलाना होगा, इनके अंदर डोरी डाल के रखनी होगी कि ये गलत ना चल सकें, देश हित के खिलाफ ना जाएं, जनता के हितों के खिलाफ ना जाएं, जो कि लगातार हो रहा है पिछले 10 साल से। वर्तमान केंद्र सरकार के टेन्योर में राज्यों में भी सब जगह उलट-पुलट हो रहा है, कोई संवैधानिक तरीके से कहीं भी काम नहीं हो रही। ये शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है ये। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति संतोष मलिक जी ने जो पूरा जायजा लेकर के ये आंकड़े दिए थे, वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और आप भी जरूर इसके ऊपर गौर करें कि क्या ये इस तरीके का ढांचा बाकी राज्यों में भी ऐसे चलता रहेगा तो क्या राज्य कमजोर नहीं होंगे? जनता का भला कौन करेगा? क्योंकि ये सरकारें, जिसको खुद पता नहीं है कि हम चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो उसी असमंजस में समय निकलता जाएगा कि कुर्सी तो मिली है, साजिश के तहत या कैसे भी धांधली से कुर्सी तो ले ली, अब इसको बचा के कैसे रखना है, वो जनता का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शर्मनाक है। तो हमें ये गहराई से सोचना होगा, गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना होगा, गंभीरता से विचार करके ऐसी सिचुएशन किसी और राज्य में ना आ सके, हमें एक चाबुक तैयार करना होगा। 142 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूं, सभी बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से मैं निवेदन करता हूं, हमें अपना चाबुक तैयार करना होगा ताकि कोई गलत मंशा लेकर राजनीति में ना आए और ना ही वो चल पाए। ऐसा हमें करना होगा, वरना ये देश का ढांचा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा तानाशाही भारत में चल रही है। हमें इस तानाशाही को तुरंत रोकना होगा ताकि आम इंसान का, गरीब का, मजदूर का, जवान का, किसान का भला हो सके। ये सरकारें इन चारों वर्ग के खिलाफ हैं, जबकि ये चारों वर्ग रीढ़ की हड्डी हैं। चारों वर्ग रीढ़ की हड्डी हैं और चारों दुखी है, चारों दुखी है। तो हमें बहुत गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना होगा। मुझे उम्मीद है आप सब इसके ऊपर गौर से अपनी राय रखेंगे और जरूर इसके ऊपर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।